So what will you do? Simply you will just go and create a project. मैं इसको delete कर दूँ? Yes. So I am going to do very fast. यहाँ से क्या होगा? क्या हुआ? Delete कर दिया. Yes, this is the delete. Okay, so line has gone. So here I am going to create the project. So न्यू में गया मैं, आई विल जस्ट गो एंड चेक C++ प्रोजेक्ट और मैं मेक फाइल प्रोजेक्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाऊंगा और इस प्रोजेक्ट का नाम मैं लिख देता हूँ लाइन, ठीक है, एंड दैट्स हाउ इट विल बी डन. सो इट विल ऑटोमेटिकली इंक्लूड अ फाइल line.cpp. फॉर द टाइमिंग मैं ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि मैंने अपनी फाइल बनानी है. तो आई विल गो एंड क्रिएट सबसे पहले point.h. कौन सी फाइल बनाऊंगा? point.h. हियर इट इज. सो ये point.h बनी. और अगर आप गौर से देखें तो जैसे मैंने आपसे कहा Eclipse ऑलरेडी इसके अंदर जो है ना वो कंडीशनल कंपाइलेशन फ्लैग्स ऐड कर देता है. सो दीज कंडीशनल कंपाइलेशन फ्लैग्स अलाउ अस टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल मल्टीपल टाइम्स इन द चेन और वो एक ही दफ़ा इंक्लूड होगी. सो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? ओके, यहाँ मैंने लिखा था namespace. और यहाँ मैंने लिखा था क्लास व्हाट पॉइंट. सो दिस इज इट. और मैंने यहाँ इसका क्या लिखा था? कंस्ट्रक्टर. ओह, सो दिस इज इट. अब इस क्लास के अंदर क्या है कि सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर है. अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन फाइल है वो मैं किसको डिफाइन करूंगा? पॉइंट डॉट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल न्यू और सोर्स फाइल. उसका नाम मैं क्या रखूंगा? point.cpp. और इसके अंदर मैं इंक्लूड क्या करूंगा? point.h. सो आई विल सिंपली गो एंड इंक्लूड. और ये मैं कोट्स में लिखूंगा. कोट्स में इसलिए लिखूंगा मैं आपसे कह रहा हूँ कि तुमने लोकल पाथ से उठाना है, ठीक है. और यहाँ मैं क्या क्या डिफाइन करूंगा? कंस्ट्रक्टर POINT पॉइंट. सर वो PION. ओह, क्या हो रहा है? क्लास पॉइंट की स्पेलिंग सही लिखे मैंने? इधर से यहाँ लिखे पॉइंट. so why is it giving this? जी सही हो गया. ओके, सो दिस इज इट. सो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? सी आउट हेलो. सो दिस इज. अब मेरे पास ये point.h आ गई. point.cpp. अब मैंने कौन सी फाइल डिफाइन कर दी? line.h. सो line.h के लिए मैं सिंपली आई विल गो एंड क्रिएट अनदर सोर्स फाइल न्यू, सॉरी हेडर फाइल. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट line.h. सो हियर इट इज line.h. अब इस line.h के अंदर मैं क्या इंक्लूड करूंगा? इंक्लूड point.h. और यहाँ मैं अपनी क्लास लाइन डिफाइन कर सकता हूँ. यहाँ कौन सी क्लास डिफाइन कर सकता हूँ? लाइन. और लेट्स सपोज पब्लिक. और यहाँ मैं लिख देता हूँ लाइन. अब मेरे पास ये लाइन का कंस्ट्रक्टर आ गया. और फिर line.cpp के अंदर मैं ये बाकी कोड सारा डिलीट कर दूंगा. और यहाँ मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? यहाँ मैं इंक्लूड कौन सी फाइल इंक्लूड करूंगा? line.h. ये line.h इंक्लूड होगी. और यहाँ मैं सिंपली लाइन का कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली भी कर सकते हैं. कैसे? मतलब line.h के बगैर point.h भी इंक्लूड करके कर सकते नहीं, ये सिंटेक्स एरर आएगा. लाइन क्या है? हैं. क्लास है. क्लास है. क्लास कहाँ डिफाइन है? line.h में क्लास. हेलो. ओके, सो अब जरा गौर से देखिए. सो दीज आर माई फाइल्स, दीज आर माई इम्प्लीमेंटेशन फाइल्स. अब मैं मेन फाइल डिफाइन करूंगा. मेन कैसे डिफाइन करूंगा? न्यू सोर्स फाइल. उस फाइल का नाम मैं क्या रखूंगा? मेन line.cpp.
सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. मेन लाइन डॉट CPP होगा. सो दिस इज इट. अब इसके अंदर मैं सिंपली मैंने कौन सी फाइल इस्तेमाल करनी है? लाइन. सो अगर मैंने सिर्फ लाइन इस्तेमाल करनी है, सिंपली आई विल गो एंड इंक्लूड लाइन डॉट h. और यहाँ मैं क्या लिखूंगा? इंट मेन. और इसके अंदर मैं लाइन का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, लाइन. एवरीबॉडी गॉट इट? अब इसके बाद मेरा काम है मेक फाइल के अंदर. मेक फाइल के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स वाली फाइल है, पहला काम मैंने ये किया कि मैंने O2 को मैंने क्या कर दिया? -G3 कर दिया. और उसके साथ मैंने ये किया कि लाइन डॉट ओ के साथ मेरे पास अब और कौन सी फाइल है? पॉइंट डॉट ओ. और कौन सी है? मेन लाइन डॉट ओ. दैट्स इट. और मेरा टारगेट है, ठीक है, टारगेट है मतलब ये वो एग्जी फाइल जो आपकी जनरेट होगी उसका नाम क्या होगा? लाइन. अगर आप एग्जी फाइल अपने नाम से, यू पीपल आर, ठीक है. सो तो यहाँ क्या लिखा? मेन लाइन डॉट ओ ही लिखी थी. जो फाइल का नाम होता है डॉट के बाद सिंपली वो आता है, डॉट से पहले सिंपली वो आता है. सो टारगेट के अंदर अब मैं क्या रखूंगा? मेन लाइन. चलो ये मेन लाइन क्या देते हैं? ओ नहीं लिखेगा यहाँ, ये एग्जी फाइल का नाम है. हाँ. सो आई विल सिंपली गो एंड राइट प्रोजेक्ट, बिल्ड प्रोजेक्ट. अगर आप गौर से देखें यहाँ क्या लिखा है? G++-3. पहले उसने क्या किसको कंपाइल किया? लाइन डॉट CPP. और उसकी जगह क्या लिखा? फिर उसने किसको कंपाइल किया? और फिर उसने क्या किसको कंपाइल किया? और फिर जो मैं आपसे कह रहा था G++-O मेन लाइन, उसने एग्जी फाइल कौन सी जनरेट की? मेन लाइन. और उसके अंदर तीनों फाइल्स को क्या किया? लिंक कर दिया. समझ आती है ना बात की? और इट हैज जनरेटेड माय एग्जी फाइल जिसका नाम क्या है? मेन लाइन. जिसका नाम क्या है? मेन लाइन. एंड दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. और अब जब मैं इसको रन करूंगा, रन एज रन कॉन्फ़िगरेशन, सो C++ एप्लीकेशन लाइन के अंदर मेन लाइन उसे फौरन फाइंड आउट कर दी. तो दैट्स इट. क्या लिखा है? ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? सारा प्रोसीजर क्लियर है? समझ आ गया? सो दैट्स हाउ यू विल बी गोइंग टू डू इट. अब मैंने 2 दफा करके दिखा दिया. एक दफा अनफॉर्चुनेट ऑब्जेक्ट ही नहीं बना. हेलो क्यों नहीं आया? ऑब्जेक्ट नहीं बना. किसका ऑब्जेक्ट नहीं बना? पॉइंट. मैन्युअली भी लिंक मैन्युअली. So, we have spent a lot of time on it. जी. So ये बात सबको समझ आ गई? इतना टाइम स्पेंड करने का मकसद ये था कि you guys should not be struggling with it. It's such a simple process. और अगर आप जो मैनुअल था उसको ऑटोमेट हमने किससे किया? मेक फाइल से. तो मेक फाइल का एक जो सबसे खूबसूरत यानी कि अभी क्या है कि मेक फाइल अगर आपके पास हजारों फाइल्स होंगी ना, तो जब आप उन्हें कंपाइल करना लगेंगे ना, तो हजारों फाइल्स को कंपाइल करना टाइम लेता है. ठीक है. तो मेक फाइल क्या करता है? सिर्फ उसी फाइल को कंपाइल करता है जिसके अंदर चेंजेस हुए, यानी कि आपने पिछली बार ऑब्जेक्ट फाइल बनाया और अगर उस ऑब्जेक्ट फाइल में, और अभी जो आपने ऑब्जेक्ट फाइल दोबारा बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं, अगर उस फाइल यानी कि जिस फाइल से आप ऑब्जेक्ट फाइल बना रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं आई तो वो उसको कंपाइल दोबारा नहीं करेगा. गॉट इट? ओके. सो दैट्स हाउ इट शुड और इट विल बी वर्किंग. सर स्लेट पे हम जो मेन डॉट CPP दोनों अपलोड करेंगे. तो आप तीनों चीजें अपलोड करेंगे. हाँ. string.h, string.cpp, main string.cpp. मेन स्ट्रिंग डॉट exe नहीं बनेगा? या मेन क्या हुआ? सर जो मेन स्ट्रिंग की exe फाइल नहीं बनेगी? वो आपने अपलोड नहीं करेंगे, वो हम खुद कंपाइल कर देंगे. यहाँ तक क्लियर सबको? कोई क्वेश्चन? सबको समझ आ गया? ओके. So now in the next part basically what we are going to see is basically what we call them constant data members and constant member functions. ठीक है? Constant data members and constant functions. Constant data members क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे होते हैं? So for example आप array की क्लास लिखते हैं. क्या लिख रहे हैं? array की क्लास लिखते हैं. आपको पहले से साइज पता है. आपको क्या साइज पता है, यानी कि जब यूजर पहली दफा array का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो आप उसे फोर्स कर देते हैं कि जब भी आप array क्रिएट करेंगे आप फिक्स साइज का क्रिएट करेंगे. तो उसका साइज क्या होगा? फिक्स्ड होगा. और उसका साइज क्या होगा? कांस्टेंट होगा अगर आप चेंज नहीं करेंगे. तो वो साइज कांस्टेंट बनाने के लिए आप जो उस क्लास का डाटा मेंबर है साइज, यानी कि उस array का जो साइज है वो जैसे टिपिकल arrays का साइज होता है उसको क्या डिफाइन करेंगे? कांस्टेंट, सो दैट इट कांट बी मॉडिफाइड. बात समझ आ रही है सबको? सो यू कैन हैव कांस्टेंट डाटा मेंबर्स. सो फॉर एग्जांपल
सो लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लास है और गराज की क्लास पे आपने काम किया ना, जो आपकी लैब क्लास में है? लैब चलो गराज में और क्या है? जो भी है। सो लेट्स सपोज मेरे पास एक गराज है और गराज के अंदर कैपेसिटी हमेशा क्या होती है? फिक्स। सो लेट्स सपोज यू वांट टू बिल्ड अ गैराज मैनेजमेंट सिस्टम। आपका एक कोई भी आपका दोस्त कहता है यार मैंने 3 स्टोरी बिल्डिंग ली और मैं उसमें गैराज बनाना चाह रहा हूँ। अब गैराज की कैपेसिटी हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। सो आप गैराज की जब यानी कि आप लेकिन आप जब कोड लिखेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे कि वो गैराज का जो सॉफ्टवेयर आप लिख रहे हैं वो किसी को भी बेच सके। ठीक है, आपका एक दोस्त ये है, हो सकता है कोई और आ जाए वही गैराज का सॉफ्टवेयर मिल जाएगी। तो बजाय इसके कि आप साइज फिक्स करें, आप उसके लिए एक कांस्टेंट डिफाइन कर दोगे कि लेट्स सपोज यहाँ गैराज में क्या गैराज में उसकी क्या होगी? कैपेसिटी होगी ना कैपेसिटी। तो उसको आई कैन डिफाइन कांस्टेंट इन कैपेसिटी। अब यहाँ पे कांस्टेंट डाटा मेंबर्स को हम डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं कर सकते। क्लास के अंदर किसी भी डाटा मेंबर को हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अब अगर आपको याद हो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट ये होती थी कि कांस्टेंट को जैसे ही डिफाइन करें उसे क्या करना था? इनिशियलाइज। हाउ विल वी डू इट? आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, कांस्टेंट इन कैपेसिटी और फिर लेट्स सपोज यहाँ पे गैराज के अंदर क्या है? गैराज के अंदर क्या स्टोर होगी? कार्स। गैराज में क्या स्टोर होगी? कार्स। तो मेरे पास यहाँ पे कार्स का एक क्या होगा? पॉइंटर होगा। कार्स का एक ये मेरी क्लास है, इसके अंदर 2 डाटा मेंबर। गैराज है कार्स है ना, तो कार की अब अपनी इंफॉर्मेशन होगी, कार का नंबर होगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन में किस में स्टोर करूंगा? कार की अपनी क्लास के अंदर। ये बात सबको समझ आती है? सो कार की जो अपनी इंफॉर्मेशन होगी, उसका कोई नंबर होगा, उसका कोई मॉडल होगा, कोई मेक होगा, कलर होगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं किस में स्टोर करूंगा? कार क्लास में। आप कार क्लास यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। सो यू कैन हैव अ कार क्लास कार या क्लास व्हीकल और उसके अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन। और उसका मैं क्या बना रहा हूँ? पॉइंटर मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इस गैराज के अंदर वो क्या होंगी? नंबर ऑफ कार स्टोर हो सकती है। सो नाउ कैपेसिटी मेरी क्या है? कांस्टेंट। इस कैपेसिटी को हमेशा मैं यानी कि इस कांस्टेंट डाटा मेंबर के लिए मस्ट होता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो ये डाटा मेंबर कब क्रिएट होगा? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इट बिकम्स अ मस्ट कि मैं उसे इसी वक्त ही क्या करूंगा? इनिशियलाइज। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द कांस्टेंट डाटा मेंबर्स। आपके पास क्या हो सकते हैं? क्लास के अंदर क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट डाटा मेंबर्स भी हो सकते हैं। सिर्फ कांस्टेंट डाटा मेंबर्स नहीं हो सकते, आपके फंक्शंस भी कांस्टेंट हो सकते हैं। आपके क्या हो सकते हैं? फंक्शंस भी कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन से मुराद क्या है? कांस्टेंट फंक्शन से मुराद वो फंक्शन है जो कि क्लास के किसी भी डाटा मेंबर के अंदर कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। यानी कि वो फंक्शंस गेटर फंक्शन जैसे हैं। तो गेटर फंक्शन आपको क्या दे देते हैं? वो आपको क्या दे देते हैं? वैल्यू दे देते हैं। तो वो आपको अलाउ नहीं करना चाहिए कि उनके अंदर आप इस्तेमाल करते हुए वैल्यू को मॉडिफाई कर सकें। तो उन फंक्शंस को आप क्या डिफाइन कर सकते हैं? कांस्टेंट फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट समझ आई बात की? कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस आर दोज फंक्शंस। अच्छा, ग्लोबल फंक्शंस कांस्टेंट नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ क्लास के डाटा मेंबर्स कांस्टेंट हो सकते हैं। और वो मेंबर फंक्शंस कांस्टेंट हमने बनाएंगे जो क्लास की जो इंफॉर्मेशन है उसे सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल कांस्टेंट डाटा मेंबर्स। और फिर हमारे पास क्या आएंगे? कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस। और एक तीसरी चीज होगी, हम जैसे हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल्स होते थे वैसे ही हमारे पास कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स भी क्या होंगे? कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सो समटाइम्स फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्ट है तो आपने किसी को देना है तो आप ये कहेंगे यार इसको सिर्फ कांस्टेंट वर्जन जाना चाहिए ताकि वो उसके अंदर मॉडिफाई ना कर सके। सो यू कैन हैव कांस्टेंट बोले कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। सो कांस्टेंट डाटा मेंबर्स ये आप क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है। और इनको आप इनिशियलाइज कैसे करेंगे? आई विल एक्सप्लेन के इनको हमेशा कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज किया जाएगा और एक खास तरीके से इनिशियलाइज किया जाएगा। कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस वो मेंबर फंक्शंस होंगे जो कि क्लास का पार्ट होंगे, लेकिन उनको इस्तेमाल करते हुए आप क्लास के किसी भी डाटा मेंबर की वैल्यू को तब्दील नहीं कर सकते। जैसे ही आप उनकी किसी वैल्यू को तब्दील करने की कोशिश करेंगे सिंटैक्स एरर आएगा। और कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स टेक्निकली कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ आप सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस कॉल कर सकते हैं।
कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ आप क्या कॉल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट मेंबर, क्योंकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हम तब्दील नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ और सिर्फ फिर कौन से फंक्शंस कॉल कर सकेंगे, जो कि कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस हैं. गॉट इट? ठीक है. सो वी स्टॉप ओवर हियर एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई गो फर्दर डिटेल कांस्टेंट डाटा मेंबर्स को हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे और कांस्टेंट नंबर फंक्शंस ऑब्जेक्ट को बनाते हुए कमेंट करना पड़ेगा. नहीं, ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त भी कांस्टेंट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली मैं आर्गुमेंट पास करता हूं. अगर आपने देखा हो असाइनमेंट के अंदर तो बाज़ औक़ात आपका आर्गुमेंट कांस्टेंट ऑब्जेक्ट जा रहा है, कांस्टेंट अरे, कांस्टेंट स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट से ठीक है, जा रहा है ना. वो इसलिए जा रहा है कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है तो राइट हैंड साइड हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट. राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट. सो दैट्स बेसिकली लीस्ट प्रिविलेज. अगर आप याद हो तो लीस्ट प्रिविलेज का मतलब ये है कि हम सिर्फ उतने ही राइट्स देने की कोशिश करते हैं जितने हमें उनको देने चाहिए.